अस्सलामुअलैकुम फैमिली में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज की जो है स्पेशल एपिसोड के साथ एनिवर्सरी एडिशन आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मुबारक हो आप लोगों को, सब फैमिलियंस को जिन्होंने सपोर्ट किया इस हमारे इनिशिएटिव को इनिशियली, और सपोर्ट करने के साथ साथ जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और अभी तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैमिली में, तो उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसको ओन करते हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग इसको ओन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ओनिंग फैमिली एंड आप लोगों की कंट्रीब्यूशन का और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो इस वक्त जो है मैं थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताऊं। इस वक्त मैं चेशायर ओक्स में मौजूद हूं। आप लोगों को थैंक यू। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई मैसेज कर दें कि आप आवाज़ सही आ रही हो तो फिर थोड़ा सा ये कंफर्मेशन हो जाए। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चेशायर ओक्स है। तो चेशायर ओक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा भी क्लियर नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ कि दूसरा कैमरा ऑन कर देता हूँ। ये चेशायर ओक्स जो है वो यूके का लार्जेस्ट डिज़ाइनर आउटलेट सेंटर है और यूरोप का सबसे पहला डिज़ाइनर आउटलेट विलेज भी है। तो ये मार्च 1995 में बना था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त घोस्ट टाउन है, संडे का दिन है सुबह, और चूँकि ये यूके नेशनल लॉकडाउन में है इस वक्त, तो इस वजह से जो है जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सारी बंद हैं। तो इस वजह से आप देख रहे हैं ये स्टोर पूरा आउटलेट बंद है। यूके का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिज़ाइनर आउटलेट। यहाँ पर सारी डिज़ाइनर शॉप से मेजॉरिटी, तो जैसे राल्फ लॉरेन हो गया, पेंगुइन हो गया, फ्रेड पेरी देखें आप यहाँ पर। तो यूके किसी का आना हो और वो चेशायर ओक्स ना आए तो आप समझें कि उससे ज़्यादती कर रही है चेशायर ओक्स ना आके, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर जो है वो सारे डिज़ाइनर मिल जाएंगे चीज़ें। तो बात कर रहे थे कि इस शॉपिंग के हवाले से कि यूरोप का जो है वो सबसे पहला डिज़ाइनर आउटलेट विलेज है और यूके का अभी भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डिज़ाइनर आउटलेट है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पीछे पूरी मतलब ये पूरा एक स्क्वायर है, इनफैक्ट 2 स्क्वायर है। तो आप यहाँ देखें ज़रा, पीछे आपको नाइक स्टोर नज़र आ रहा होगा। तो इसकी कार पार्क है, उधर भी कार पार्क है, काफ़ी सारी कार पार्क है। मैं अंदर से जाता हूँ क्योंकि बाहर इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब ये देखें टेड बेकर है। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, तो जाहिर है मैं घूमने तो आया नहीं हूँ। आज मेरी लोकल फार्मासिस्ट की शिफ्ट थी, तो मुझे कुछ दिनों पहले याद आया कि अभी एनिवर्सरी है हमारी फैमिली की, लेकिन मैं ये ऑलरेडी शिफ्ट बुक कर चुका था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक घंटा पहले चले जाए जॉब के ऊपर। मैं बेसिकली इधर ही आया हुआ हूँ शिफ्ट करने के लिए। देखिए सुपर ट्राई है, तो मैं इधर ही आया हुआ हूँ शिफ्ट करने के लिए। इंशाल्लाह मेरी शिफ्ट जो है वो 10:30 पे स्टार्ट होगी। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को चेशायर ओक्स थोड़ा सा घुमा दिया जाए और बात कर ली जाए 3-4 चीज़ों के ऊपर। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह से 10 से ऊपर हमारे पास लाइव वॉचर्स हैं, सो दैट्स रियली गुड। तो आज जो है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछे, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा करते हैं। तो 3 चीज़ों के ऊपर इनिशियली मैंने सोचा कि मैं बात करूँगा। नंबर 1 लैंग्वेज के ऊपर, और नंबर 2 पाकिस्तान के अंदर जो फार्म डी करिकुलम है उसके ऊपर काफ़ी बहस चली हुई है कि फार्म डी जो करिकुलम करने के बाद जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के साथ। तो उसके ऊपर ही बात करूंगा। और तीसरी चीज़ बात करूंगा, यहाँ पर मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि यूके में फार्मासिस्ट कितने पैसे कमाते हैं, तो मैंने कहा उसके ऊपर ही बात करेंगे। 3 चीज़ों पे बात करनी है इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर वो क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे इंशाल्लाह ना। अब देखिए सारे ब्रांड्स आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस, डीजल और ये सब, जैक वेलिस, बाकी ये लिवाइस का है स्टोर। तो बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। आज तक दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है वो सारी उस बेसिस के ऊपर है कि उन्होंने सारी अपनी स्टडीज, सारी रिसर्च, सब चीज़ें उन्होंने अपनी ज़बान में की हैं। तो तारीख हमारे सामने है, मिसालें हमारे सामने। इवन मुसलमानों ने जो तरक्की की है और दुनिया पे हुकूमत की एक अरसा, तो वो भी इस वजह से कि उनकी सारी चीज़ें अरबिक में थी। तो आज की एग्जांपल ले लें, रिसेंटली इस वक्त क्या माने ना माने चाइना दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है, हर चीज़ मेड इन चाइना है। और फाइनेंशियल एतबार से देखा जाए, सारी चीज़ों के एतबार से देखा जाए
तो चाइनीज़ जो है वो सबसे आगे है इस वक्त। ये राल्फ लॉरेन का स्टोर है, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि वो अपनी ज़बान में काम करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, पढ़ाई अपनी ज़बान में है, सारी चीज़ें उनकी अपनी ज़बान में है। वहाँ पर लोगों ने हमारी तरह जो है हर चीज़, ज़ाहिर इंग्लिश भी है वहाँ पर, लेकिन इंग्लिश जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं है लैंग्वेज का। तो ये सीन है। अब आप देखें, इससे पहले रशिया के एग्जाम्पल है, तो रशिया का भी यही हिसाब किताब था कि रशिया ने जो है वो सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में की, और दूसरी कौमें जो हमारे सामने तरक्की कर रही हैं और करती चली आई हैं, तो उनका भी हिसाब किताब यही है कि वो लोग भी अपनी लैंग्वेजेस में करते रहें। आप जर्मनी के एग्जाम्पल ले लें, दुनिया में बहुत आगे है जर्मनी, और आप एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो हम लोग जो है इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग एक कंफ्यूज नेशन है। हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं इन सेंस में कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। मतलब इंग्लिश हमारी सारी चीज़ों के अंदर है, लेकिन हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश के अंदर करिकुलम है, लोग हेजिटेशन होती है उन लोगों को इंग्लिश में बात करने से, लेकिन हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल ही बना हुआ है इंग्लिश में बात करना। तो इंग्लिश को हम लोग ऐसे देखते हैं कि कोई इंग्लिश से बात करे तो बड़े मरूब हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है इसको वो करना चाहिए। अच्छा, आई थिंक दीज 3 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड। थैंक यू जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ है। तो हम लोग जो है वो उर्दू लैंग्वेज को जो है इतना आगे लेके अनफॉर्चुनेटली चले नहीं हैं। और अभी आप देखें तो उर्दू हमारी स्कूल की हद तक तो सही है, वो भी उर्दू मीडियम स्कूल, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में टीचर्स भी इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करने का ताल्लुक़ है, तो वो भी आप देखें तो वो भी ऐसे ही बात होती है कि एक इंग्लिश जो है ना, उसके बड़े एक्सेंट्स हैं दुनिया भर में। आप साउथ अफ्रीका चले जाएँ तो वहाँ पर इंग्लिश का साउथ अफ्रीकन एक्सेंट है, अमेरिका चले जाए अमेरिकन एक्सेंट है, इंग्लैंड आ जाएँ तो वो इंग्लिश एक्सेंट है इंग्लैंड की वजह से। तो लेकिन हमारे यहाँ कौन सा एक्सेंट है? हम किसी एक्सेंट को फॉलो नहीं करते। पाकिस्तान और इंडिया के एग्जाम्पल दोनों के ले लें, हमारा अपना एक्सेंट है, वो इंग्लिश एशियन एक्सेंट। तो अब वो एक स्टाइल में अगर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचर्स पढ़ा रही हैं, तो जाहिर अब मुझे पता है कि मैं तो अपने ज़माने की बात करूँगा, वो चीज़ें अभी चेंज नहीं हुई हैं। तो वो यही है सारी की सारी चीज़ें कि अपना वो एक ये आपको मैं क्यों दिखाऊँ, यहाँ पर जो चीज़ एसेंशियल सर्विस में आ रही है वो है आपके फूड। अभी ये ड्राइव थ्रू है मैकडोनल्ड्स का। तो इस वक्त सुबह के 9:45 बज रहे हैं, आप देखें ज़रा लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो ये मैकडोनल्ड की लाइन आपको नज़र आ रही होगी पीछे, ये देखिए लंबी जा रही है, इसको हम यहाँ से दिखाते हैं। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो लैंग्वेज के साथ कुछ करना पड़ेगा कि अगर हमें उर्दू नहीं, हम उर्दू को बहुत पीछे छोड़ के आगे, तो सारी चीज़ों को फिर इंग्लिश करना पड़ेगा और फिर इंग्लिश को ही आगे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कन्फ्यूजन में रहेंगे तो बड़े लोग जो है वो आगे जाके पढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं, और उसके बाद उनको पालता है कि उर्दू की तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो बेचारे फिर वो इंग्लिश की तरफ आते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग उर्दू बोलते हैं, जो लोग कौमी ज़बान रह पूरी कौम हमारी उर्दू बोलती है, तो चीज़ें उर्दू में नहीं होने का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत लो है। अब जहाँ तक मार्क्स की हद तक सवाल है, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, और वो है रट्टाफिकेशन प्रोडक्ट। उसके बाद उसका हल क्या होता है, तो उसके आउटकम क्या होते हैं? तो रट्टा के बाद आपको नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके आउटकम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, इस सेंस में कि वो एक जॉब लेने की हद तक तो सही रहता है, या एक जगह एडमिशन लेने की हद तक तो सही रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से जो है बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है ना अबूर हासिल करें, और लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को करना शुरू करें। अभी बहुत देर नहीं हुई है, 25-30 साल लगते हैं कौमों को बदलने में, तो हम लोग आज भी काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर करने वाले बने, पहले आइडेंटिफाई करें कि इश्यूज़ कहाँ पर हैं, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करें, रिकग्नाइज़ करें उन फैक्टर्स को कि ये फैक्टर जो है हमारे थोड़े से सही नहीं जा रहे। एजुकेशन की एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान के अंदर जितना एजुकेटेड तबका है, तो वो शायद दुनिया में इतना नहीं हो। हमारे यहाँ मास्टर्स क्वालिफिकेशन तो हर घर के अंदर मौजूद है। शहरी आबादी की एग्जाम्पल में अगर आपको दूँ तो आप कराची, लाहौर, बड़े जितने शहर हैं, इवन छोटे शहरों के अंदर भी आप देख लें, वहाँ पर हर घर के अंदर बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो इतने जब इंसान काबिल हो जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ लेते हैं, तो चीज़ें आपकी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। आप कभी कराची की सड़कों पर ड्राइव करके देखें, आपको कहाँ पर नज़र आएगा कि हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं। मतलब जहाँ पढ़ लिखने का मतलब ये होता है
कि आपके पास अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, दूसरों का ख्याल हो, आपके पास वो चीज़ें हो कि जो एक जाहिल इंसान के पास नहीं होती हैं। लेकिन हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती रही है कि हम लोग पढ़ने के बावजूद भी जो है वो इतने बड़े जाहिल हैं कि किसी को हद नहीं। लोग उल्टे आएंगे, उल्टी सड़क पर आएंगे, रॉन्ग वे आएंगे, आपसे लड़ेंगे, किसी का ख्याल नहीं करेंगे। मतलब गाड़ी खड़ी करके चाय पी रहे हैं रोड के ऊपर। मतलब आप इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़े जाहिल कौन है? गरीब जो बेचारा अनपढ़ है, वो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। क्यों? वो कम से कम किसी प्रेशर में आके तो नहीं, यार ये बड़े साहब है मैं यहाँ से हट जाता हूँ। जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो सबसे ज़्यादा ढीठ है। वो कहता है भाई मुझे बोल रहे हो, मुझे सिखा रहे हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो धमकाना शुरू कर देगा लोगों को। तो हमारे यहाँ जो ये कल्चर है ना, जब तक ये चेंज नहीं होगा, हम चीज़ों के अंदर चेंज या बदलाव नहीं लाएंगे। और बदलाव नहीं लाएंगे तो आप देखें पिछले 10-15 सालों में चीज़ें कितनी वर्स होती जा रही हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं वो ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि वो फिर डिफरेंस कर सकते हैं कि पहले आया था तो पहले चीज़ें बेटर थी। और जो लोग उसी जगह पल रहे हैं, उसी सिस्टम में हैं, तो वो स्लो पॉइजन की तरह खा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या पॉइजन खा रहे हैं और कैसे जो है अपने आप को वो इसके अंदर एडजस्ट कर रहे हैं ओवर द टाइम के, ओवर दीज नंबर ऑफ ईयर्स। और उसके बाद वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते कि ये कोई मसला भी है। तो ऑल इन ऑल सारी बातों की एक बात ये है कि फिर हम लोगों को जो है कुछ ख्याल करना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने सर्कल के अंदर, एजुकेशन के अंदर, अपने हल्के के अंदर। लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं चीज़ों के बारे में, रिमाइंड कराएं बेसिकली, क्योंकि बताना भी काफ़ी रूड हो जाता है। लोग कहते हैं यार मुझे बता रहे हो हैं, मुझे पता है भाई, मुझे बता रहे हो तुम, यार मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ भाई। तो यहाँ किसी को बताना भी बड़ा मसला है कि अगला बंदा बड़ा रूडली ले आता है, यार तुम मुझे बता रहे हो, हाउ डेयर यू। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो हमें जो है ना एग्री करना चाहिए चीज़ों को कि यहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं और उसके बाद फिर उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना हम एज ए कौम जो है ना वो तो मर चुके हैं, एहसासात नहीं है। आप जिस तरह की खबरें देखें तो आप इंसान लरस जाता है खबरें देख के, यार ऐसा कैसे मुमकिन है भाई, ऐसा ये इंसान है, कौन है ये लोग। तो दिल जो है काँप जाता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन जाहिर है हम लोग एक आम लोग हैं, आम अवाम हैं, हम एक हद तक किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज़ों के अंदर। और वो कंट्रीब्यूशन ये है कि अपने सर्कल्स को, अपने हलकों को इंप्रूव करने की कोशिश करें, एक दूसरे को रिमाइंड कराएं चीज़ें, पता है बेसिक चीज़ें, एक दूसरे का ख्याल करना। अब हमारे पाकिस्तानी आज़ाद है, मैं यहाँ छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। मस्जिद के अंदर हमारे यहाँ वज़ू कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। भाई बहुत अच्छी बात है, आप वज़ू कर रहे हैं, आपको नमाज़ पढ़नी है। आप वज़ू करके आपने पूरा जो है ना 10 लीटर पानी नीचे गिरा दिया, मॉप साइड में रखा हुआ है। आप किसी को तकलीफ़ नहीं दें, आप मॉप करें और पानी को साफ़ करें और चले जाएं। क्योंकि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो लग रहा है आप 10 लोगों पर एहसान कर रहे हैं कि भाई आप पूरा का पूरा बाल्टी जनाब फ्लोर पर, आप नया बंदा आ रहा है देख रहा है दलदल बना हुआ है। भाई करना क्या है, 2 सेकंड नहीं लगते आपको, सिर्फ वाइप करना है फ्लोर और मॉप यूज़ करना है, या फिर आपके वाइपर है तो वो यूज़ करना है। लेकिन ये कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप दूसरों का जब ख्याल रखना सीखेंगे तो होगा। हमारे पाकिस्तानी हज़रात बहुत ज़्यादा जो है ना अनफॉर्चुनेटली, और ख़ासकर वो जो पढ़ा लिखा तबका है, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिल जो बंदा, जाहिल तबका वही है जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि आप उसको सही नहीं कर सकते। वो कहेगा मुझे सिखा रहे हो। बहरहाल तो ये बात तो हुई लैंग्वेज के ऊपर कि हमें लैंग्वेज के ऊपर काम करना है और मेक श्योर करना है। इसीलिए जब मैंने फैमिली का सेशन शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अंग्रेज़ी बोल के किसी को इम्प्रेस करना है। पर्पस क्या था कि एजुकेशन देनी, और एजुकेशन के साथ लोगों को अवेयरनेस देनी है चीज़ों की, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि किस तरह से काम हो रहा है और हम लोग यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो और जहाँ तक अंग्रेज़ी वाले सेशन की बात है तो उसका पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग कहने के बहुत इन्फॉर्मेटिव है और यहाँ के लोगों को भी अवेयरनेस हो जाएगी चीज़ों के हवाले से। और माशाल्लाह उनकी फैमिली का मैसेज जो है वो काफ़ी दूर तक जा रहा है। और फ़िलिपीन हो, नाइजीरिया हो, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो उर्दू नहीं बोलते और वो लोग मैसेज करके अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर अभी इंग्लिश सेशन जो है हमें करने पड़ते हैं, ज़ाहिर है उन लोगों की हिसाब से। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से तो उर्दू ज़बान को कमतर ना समझें, उर्दू एक ज़बान है और हमें अपनी ज़बान के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। और अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो हम इसके साथ कंट्रीब्यूट करें और एक माहौल बनाएं कि लोग उर्दू बोलें। क्योंकि हमारे यहाँ वो लोग भी हैं जो इंग्लिश सही तरह बोलते नहीं हैं, उर्दू के साथ इंग्लिश के 4 लफ्ज़ समझते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा बर्गर बन गया हूँ भाई। तो वो खुदा का नाम ले यार, उन लोगों के साथ बड़ा मज़ा आता है इंग्लिश बोल के। क्यों? क्योंकि फिर आप उन लोगों के साथ बात करें और उन लोगों के साथ बात करके उनको फिर अंग्रेज़ी में ऐसे लेसन देना, आज की बात आपके सामने वो 2 लफ्ज़ नहीं बोले अंग्रेज़ी के, अपने आप को समझते क्या है यार, 2-4 लफ्ज़ सीख के कोई तोप चीज़ बन गए। तो ये आप लोग जो है ना, हम लोगों को चाहिए कि अपने सर्कल के अंदर चीज़ें इंप्रूव करें,
और लोगों को रिमाइंड करें, ठीक है अंग्रेज़ी चाहिए, ज़रूरत है, बोलना है, पढ़ना है, जहाँ पर ज़रूरत है आपको प्रेजेंटेशन देनी है वर्क के ऊपर, ठीक है समझ में आता है, आपको कोई सेशन करना है इंग्लिश के अंदर समझ में आता है। लेकिन आप दोस्तों यारों में बैठे हुए हैं और मतलब एक, क्योंकि ये चीज़ जो है ना एक दो चीज़ें नहीं होती, ये एक कल्चर बन जाता है, ये एक नॉर्म बन जाता है। फिर लोग समझते हैं, लोग ना मतलब ना चाहते हुए भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो ज़ाहिर है वो नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, तो लेकिन वो हो रही हैं। तो हम लोगों को ओनरशिप करनी चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपनी शनाख्त कभी नहीं भूलता। तो मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है माशाल्लाह, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो हूँ यहाँ इवन पैदा हुए हुए बंदे, यहाँ तो मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बहुत सारे बंदे जो पैदा, उनकी ऐसी तरबियत हुई कि उनको पता है कि ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, वहाँ पर उनके घर वाले हैं, वहाँ के दिस वे दे बिलोंग टू। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर है यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनको यहाँ के लोग कहते हैं कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो बात है, ज़ाहिर है वो उस चीज़ को नहीं लेते कि आई वाज बोर्न हियर, लेकिन इट्स डिफरेंट कि वो बेचारे वो यहाँ पैदा होते हैं लेकिन उनको फिर भी पाकिस्तानी कहा जाता है क्योंकि उनकी स्किन कलर ऐसा है, वो हमारे जैसे लगते हैं, दिखते हैं। तो ये सारा सूरत हाल है। तो बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी लंबी बात हो गई, दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फार्मडी। तो हमारे कुछ साथियों ने मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा शोर है कि फार्मासिस्ट जो हैं वो डॉक्टर नहीं लगा रहे अपने नाम के साथ। शुरू में थोड़ा सा मसला हो गया था, पीएमडीसी ने जनाब वो मतलब इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की। ज़ाहिर है पीएमडीसी हमें रेगुलेट नहीं करता फार्मासिस्ट को, वो मेडिकल डेंटल के लिए है, कॉलेजेस के लिए है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रही है। फिर ये कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, बहुत से लोग शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो ये कि हम लोग लीगली लगा सकते हैं फार्मडी वाले डॉक्टर्स। अच्छा, दो बातें। नंबर एक बात ये कि एक तो जिन लोगों को मसला हो रहा है तो उनको मसला क्यों हो रहा है, और ख़ासकर उन लोगों को मसला हो रहा है जिनकी बैचलर्स की डिग्री है। तो छोटी सी बात है भाई, आपकी बैचलर्स की डिग्री है, फार्मेसी की डॉक्टर की डिग्री है, आप डॉक्टर होने के ऊपर हमें क्यों एतराज़ कर रहे हो यार। आपको ठीक है डॉक्टर का टाइटल जो है आपके साथ है क्योंकि आपके पास डबल बैचलर है, बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ सर्जरी है, इसी तरह आपके पास बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन है, BDS। हमारे पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, 5 ईयर्स की डिग्री है। तो हमें तो डॉक्टर लगाना बनता ही है। डिबेटेबल तो आपका है क्योंकि हिस्टोरिकली देखेंगे कि आप लोग लगाते हुए आ रहे हैं। तो अब आप ये तो बहस नहीं करेंगे ना किसी PhD से कि तुम डॉक्टर क्यों लगा रहे हो। भाई वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, वो तो लगाएगा डॉक्टर भाई। तो ये सारी की सारी बातचीत है इस हवाले से कि डॉक्टर क्यों लगाए। तो जो लोग जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है कि डॉक्टर नहीं लगना चाहिए, डॉक्टर लगना चाहिए, क्योंकि जितने आप कंट्रीज़ देखें जो फार्मडी का कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो सारे के सारे डॉक्टर लगाते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी फार्मडी पॉपुलर है, क्लिनिकल डिग्री है। अमेरिका में 2 कोर्सेज, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी 2 हो रहे हैं या सिर्फ फार्मडी ही हो रहा है। तो फार्मडी वाले जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तकरीबन 6 साल लगते हैं उन लोगों को फार्मासिस्ट और क्लर्कशिप करने के बाद। तो इस वजह से जो है वो ये है कि वो डॉक्टर लगाते हैं। पाकिस्तान में भी लगाना चाहिए और मैं इंडोर्स करता हूँ डिसीजन को कि डॉक्टर फार्मेसी आप डिग्री कर रहे हैं 5 साल की, आप कम से कम आपके पास जो है वो प्रोफेशनल जॉब नहीं है। आपके पास प्रोफेशनल जॉब, मेरा मतलब है वो जो पेशेंट फेसिंग रोल के अंदर वो कैपेसिटी में जहाँ पर एक्चुअली आप अपनी जॉब को प्रॉपर तरीके से कर सकें। क्योंकि ये चक्कर भी है कि लोग फिर मुझे बाद में बोलेंगे यार प्रोफेशनल जॉब क्यों नहीं, यार हम तो इतनी बड़ी बड़ी लेवल की प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं। तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट को काम करना जो है उनकी जॉब नहीं समझता, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करना, स्पेशली मार्केटिंग के अंदर, तो ये एक मार्केटिंग पर्सनल की जॉब है। ये फार्मेसी की आपको 5 साल की फार्मेसी की डिग्री क्यों चाहिए, आपकी उसकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। तो फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए पेशेंट फेसिंग रोल के अंदर, क्लिनिकली इन्वॉल्व होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर। फार्मासिस्ट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए पेशेंट की हेल्थ के अंदर हर तरह से। तो वो और डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। को फार्मासिस्ट किसी के अंडर नहीं आता है, फार्मासिस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का हिस्सा है। जिस तरह नर्सेज जो है डॉक्टर्स के साथ काम करती हैं, लेकिन नर्सेज फिर भी डिक्टेशन लेती है कि यार सैंपल ले लो, ब्लड का ये निकाल लो, वो निकाल लो। तो ये आप फार्मासिस्ट को ज़ाहिर है वो किसी के अंडर में नहीं आते, फार्मासिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो हमें रिकग्नाइज करना है इस प्रोफेशन को, हमें इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिलवानी है। और वो उसी वक्त हो सकता है कि जब हम प्रैक्टिस में चीज़ों को लेके आए, लोगों को इम्प्रेस करें बाय आर नॉलेज, कि बाय आर प्रैक्टिस, कि हम इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, इस तरह चीज़ों को करते हैं। और आपको किसी को शर्मिंदा करना है, किसी डॉक्टर को, तो आप उसकी प्रैक्टिस के ऊपर शर्मिंदा करें। बहुत अच्छा मौका है, मैं अपना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। मेरी एक सिस्टर को जो है वो डेंगू फीवर हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके गए 2 दिन के बाद, क्योंकि उनकी हालत बहुत बिगड़ रही थी। तो मैंने सजेस्ट किया कि उनको IV पैरासीटामोल की ज़रूरत पड़ेगी और हॉस्पिटल ले जाए। तो
बहुत से लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल में ये करते हैं, वो कोरोना का टेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारे सिम्टम्स कोई कोरोना वाले थे नहीं, तो मैंने कहा नहीं इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं। ले गए जनाब, डेंगू का पॉजिटिव टेस्ट आया और डेंगू की ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो जैसी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो एक लिस्ट पर्चा पकड़ा दिया कि भाई दवाई ले आए। तो हमारे भांजे साहब वो दवाइयाँ लेके आ गए। तो मैंने उनको कहा, एक तो मुझे पर्चा समझ में नहीं आया क्या है, तो भाई उन लोगों को सलूट जो रोज़ वो पर्चे देखते और पढ़ते। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि भाई आप मेडिसिन में डील कर रहे और आप इस तरह की चीज़ें ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि यार हल्का सा एरर किसी की ज़िंदगी, किसी की मौत का जो है ना वो सबब बन सकता है और आप ऐसे लिख रहे हैं। ये कोई इसमें फ़ख्र की बात है, ये कोई प्राउड है कि आपने जनाब लाइन मारी है, वो क्या मैंने लिखा है समझ ही किसी को नहीं आ रहा है। वाह भाई क्या बात है। तो ये इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इसमें आपको परेशान होना चाहिए कि आप इतना पढ़ के डॉक्टर बनने के बाद आप लिख नहीं सकते। तो आपको कम से कम लिखना तो आना चाहिए, आप ऐसा लिखिए कम से कम समझ में तो आए। बहरहाल तो मैंने फिर हमारे भांजे साहब को कहा कि आप दवाई ले आए और फिर मुझे बताइएगा कि वो कौन सी दवाई है और उनके फ़ोटोज़ भेजिएगा। IV ओमेप्राजोल दे रहे थे भाई वो। तो मैंने कहा आप IV ओमेप्राजोल क्यों दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा एंटीबायोटिक्स के साथ और IV ओमेप्राजोल जो है वो C. diff का रिस्क इंक्रीज़ करता है। तो मैंने अपना भांजे को कहा तो डॉक्टर से बात कराओ। डॉक्टर साहब ने बात करने से मना कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई उससे बोलो यार बात करनी है, पूछ रहा हूँ कि ओमेप्राजोल क्यों दे रहे हो, ओमेप्राजोल की इंडिकेशन क्या है। डॉक्टर साहब ने कहा कौन है फ़ोन पर। तो हमारे भांजे साहब ने कहा वो फार्मासिस्ट हैं। तो उनका जवाब जो मुझे सुनाई दिया अपने कानों से वो ये था कि यार ये फार्मेसी वाले से मैं क्या बात करूं। अब आप कॉन्सेप्ट चेक करें कि ये कॉन्सेप्ट है और ये हमारा इमेज है डॉक्टर्स के सामने कि वो कह रहे हैं कि फार्मेसी वाले से मैं क्या बात करूं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने फिर अपने भांजे को कहा, मैंने कहा कि इसको बोलो ओमेप्राजोल जो है IV वो C. diff का रिस्क इंक्रीज कर रहा है, इसको किसकी इंडिकेशन क्या आप क्यों दे रहे हैं। तो मेरे भांजे ने ये मेरे वर्डिंग जो है वो रिपीट किए। उसने कहा चलाओ फ़ोन दो। तो उनकी समझ आया कि कोई उनसे जॉर्गन में बात कर रहा है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब जो है उनसे बात करते हैं। मेरे साथ फ़ोन पर है। तो मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, आप ये ओमेप्राजोल IV क्यों दे रहे हैं। तो आपको पता है उनका जवाब क्या था। क्या आपको जवाब बता दूं। उनका जवाब था कि भाई ये पैकेज में जाती है। मैंने कहा पैकेज, आप क्या बात कर रहे हैं। कह लेंगे भाई वो पेशेंट आते ना जब एडमिट होते हैं हमारे पास, तो हमारा पूरा एक पैकेज बना हुआ है जिसके अंदर वो अपना लैक्टेट सोल्यूशन डालते हैं, सेलाइन है नहीं है, 2-4 चीज़ें उनकी IV की थी। तो IV पैरासिटामोल थी टेम्परेचर के लिए और IV ओमेप्राजोल थी। तो वो सारा पैकेज था उनका। मैंने कहा यार आप डॉक्टर हैं। तो क्या मैंने कहा कि आपके पास आंसर नहीं है ये बताने के लिए कि ओमेप्राजोल की इंडिकेशन क्या है। आप कह रहे हैं पैकेज में जाती है। यार ये मेडिसिन है क्या है, मतलब आपने क्या समझा हुआ है, इंसानों को ट्रीट कर रहे हो, क्या ट्रीट कर रहे हो आप। तो उन्होंने जनाब फ़ोन रख दिया मेरा और फ़ोन मेरे भांजे को पकड़ा दी पीछे। कह रहे हैं यार ये कौन आदमी है, किस तरह बात कर रहा है मुझसे ना, मैं डॉक्टर हूँ एक। मतलब आप अंदाज़ा करें कि ये डॉक्टर बंदा है और कह रहे हैं कि दवाई IV जो है ये पैकेज में जाती है। मतलब हम किस दुनिया में रह रहे हैं भाई, हमें चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट को जब प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा तो जाहिर है उनके पोल खुलेंगे, उनकी चीज़ें जो चल रही हैं, जो लेवल ऑफ प्रैक्टिस है वो एक्सपोज होगा। खासकर हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से मेंटेनेंस हो रही है, आप देख लें अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले कराची के अंदर IV पोटेशियम जनाब वो दे दिया था एक बच्ची को, बेचारी मर गई थी हाइपरकलीमिया की वजह से। तो वो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होती रही, हॉस्पिटल बंद हो गया, लेकिन किसी की तो जान चले गई ना। मतलब कौन दे रहा है ऐसे लोग, मतलब आप फार्मासिस्ट है ही नहीं तो फिर क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी चीज़ों की। तो पाकिस्तान डॉक्टर बी लाइक बाय 1 गेट 1 फ्री, यही है भाई, यही है कि आप कहीं से भी मेडिसिन कर रहे हैं तो उसके बाद आपसे मतलब आपके अंदर ये कॉलर लग जाते हैं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। यहाँ पर फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और खासकर मज़ा पता है कब आता है। मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मज़ा जब आता है जब पाकिस्तानी डॉक्टर पाकिस्तान प्रैक्टिस करके यहाँ पर आता है। उन लोगों की जो हठधर्मी है वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं गाइडलाइंस के मुताबिक। आप गाइडलाइंस के मुताबिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आपको जो है ना रिपोर्ट करेंगे, हम आपको जो है ना डेटेक्स इंसिडेंट प्रोड्यूस करेंगे, हम आपके जो मेडिकल नोट्स उस पर लिखेंगे कि इसकी गाइडलाइंस ये कहती है, इसकी गाइडलाइंस ये कहती है, और आप इस तरह से जो है प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। होगा क्या कि शुरू में तो वो इग्नोर करेंगे हमारे मैसेजेस को, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ेंगे उनके डेटेक्स के, और जाहिर है कुछ पेशेंट की गलत डोजिंग दे देंगे, अपने हिसाब से दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल बताऊँ आपको, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। अब वो सिर्फ सिवियर इन्फेक्शन के अंदर है,
तो सीवियर इन्फेक्शन का मतलब ये है कि आपके CRPs बढ़े हुए हों, वाइट सेल काउंट काफ़ी बड़ा हुआ हो, या आप पहले IV एंटीबायोटिक से ओरल स्विच कर रहे हो और आपको स्विच करना पड़े और IV आपको मैनेज नहीं करना, पेशेंट को घर जाना है। तो वैसे यूजुअली क्या करते हैं कि अगर CRP 3 फिगर्स से कम होकर 2 फिगर्स में आ जाए, वाइट सेल काउंट जो है आपके वो नियर द लिमिट्स हो, तो नॉर्मल लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा इतने रेज नहीं हो, मतलब तकरीबन 11 या 12,500 तक चले जाए, 11 से ऊपर, आप कहते हैं ठीक है यार अब ओरल एंटीबायोटिक पे चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक केस मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर CRP जनाब 130 है और वाइट सेल काउंट 14 है और कम हुआ है 18 से 14 हो गया और पेशेंट कह रहा है मुझे घर जाना है, मुझे इसको काम है, ठीक है। तो आप अगर एक चेस्ट इन्फेक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक है तो आप उसको डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। मैंने कहा भाई ट्वाइस अ डे सीवियर इन्फेक्शन के लिए, तो इसका जो है ना वो CRP भी 85 है और वाइट सेल काउंट नॉर्मल रेंज में है, तो आप इसको 100 मिलीग्राम दें, 2 कैप्सूल्स 100 मिलीग्राम लोडिंग डोज और 100 मिलीग्राम रेस्ट 76 डेज टू कंप्लीट 7 डेज कोर्स, ये गाइडलाइंस कहती है। आई एम हैप्पी विद दिस 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। तो मैंने कहा कि यार हैप्पी विद दिस की बात ही नहीं है, ये गाइडलाइंस है और आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी। अब जाके लिख दिया, ये सारा पूरा कॉमेंट लिख दिया। तो डॉक्टर साहब वो पाकिस्तान से आए थे, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस थी, कंसल्टेंट वार्ड राउंड के ऊपर आया, मैंने कॉमेंट्स देखे, ठग से चेंज किया, 200 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम फॉलोड। अब क्या हुआ, अब आप ज़ाहिर बात करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो कंसल्टेंट ने सुनी, कंसल्टेंट ने एक फार्मासिस्ट की सुनी कि फार्मासिस्ट जो सजेस्ट कर रहा है वो सारी की सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बेसिस के ऊपर है कि आपका इन्फेक्शन इंप्रूव हो रहा है लास्ट 5 डेज़ के अंदर, तो आप वो सारी की सारी चीज़ें देखें, आप प्रोग्रेस देखें, उसके बाद देयर इज़ नो नीड। तो इस तरह की चीज़ें अननेसेसरी जो है ना आप प्रिस्क्राइबिंग करें। तो फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पर आता है कि आप किस तरह से इंटरवीन करते हैं इन ए वेरी प्रोफेशनल वे। तो आप प्रोफेशनल वे क्या है कि आप देखें, आप उनको सजेस्ट करें, सजेस्ट के बाद अगर आपकी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होती तो यू डू योर जॉब और उसके बाद आप करते हैं। रिसेंटली मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हमारी एक जूनियर फार्मासिस्ट है, उन्होंने मेरी अटेंशन में लेके आया कि लैक्चुलोज जो है वो दे रहे हैं रेक्टल रूट के थ्रू, इज दैट ओके? तो अब ज़ाहिर है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको भी डबल चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा ठीक है ज़रा देखते हैं यार लैक्चुलोज जो है वो, मैंने फिर से पूछा कि भाई इंडिकेशन क्या है, तो बताया कि हेपेटिक एन्केफेलोपैथी है। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें तो हाई डोजेज देते हैं, लेकिन ये रेक्टल से क्या है, तो जब मैंने रेफरेंस चेक किए तो वो लाइसेंस डोज नहीं थी, अनलाइसेंस डोज थी। किस सूरत में, जब पेशेंट नील बाय माउथ हो और पेशेंट के कोमा में जाने के चांसेस हो तो फिर इसको डाइल्यूट करते हैं 700 ml वाटर या नियर नॉर्मल सिलन के साथ और उसको PR देते हैं पेशेंट को। तो उसके अनलाइसेंस अमेरिका में भी और यहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो एज फार्मासिस्ट हमारी जॉब क्या है, अब देखिए मेरे पास कोई लाइसेंस इंडिकेशन नहीं थी, अब मैंने क्या किया भाई वहाँ पर ठीक है, मैंने को सजेस्ट किया अपनी फार्मासिस्ट को कि आप ये करें कि आप नोट्स के अंदर लिख दें कि भाई ये जो है इंडिकेशन वो लाइसेंस नहीं है, पर देर इज अनलाइसेंस जो चीज़ें वो प्रैक्टिस करें, ठीक। तो अब वो कुछ सजेशन मांगते हैं, ठीक है, उनके पास चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो आपके पास मैन्युफैक्चरर्स का डेटाबेस है पता करने के लिए कि मैन्युफैक्चरर्स की किस तरह से जो है वो इंडिकेशन देते हैं और किस सेंस में देते हैं और डोजेस वगैरह क्या है, किस रूट के थ्रू है, और नहीं है तो BNF है हमारे पास। तो बहुत सारे हमारे पास एविडेंस जो है वो लाइसेंस और अनलाइसेंस का चक्कर है। तो अनलाइसेंस चीज़ें जो है नॉर्मली ट्रस्ट में प्रैक्टिस नहीं होती, तो कंसल्टेंट्स ने अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो अपने ऊपर रिस्क लेके लेते हैं। तो उसमें एक एज अ फार्मासिस्ट आवर जॉब इज टू मेक श्योर कि वी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग के व्हाट हैपेंस, समथिंग हैपेंस अदरवाइज कि भाई लेटर ऑन क्या होता है कि भाई समथिंग हैपेंस टू पेशेंट हार्म इज बीन कॉज्ड, भाई क्या होगा उसके बाद वो बोलेंगे कि भाई फार्मासिस्ट ने चेक ही नहीं किया। फार्मासिस्ट की जॉब थी क्लिनिकली हर चीज़ को चेक करना है, एक एक आइटम को प्रिस्क्राइब करना है एवरी सिंगल पेशेंट के अंदर जो भी चीज़ इशू करनी है और कोई भी चीज़ें। तो फार्मासिस्ट ने कहा कि मैं तो देखा था वो लाइसेंस नहीं थी, बिकॉज इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, फार्मासिस्ट बीन ट्रबल। तो यहाँ तक बात हो गई डॉक्टर लगाने की और डॉक्टरों की प्रैक्टिस की और पाकिस्तान की। थोड़ी सी बात को ब्रीफ करते हैं, मेरे पास भी 20 मिनट से मेरी शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, ये 2 बातें हो गई और तीसरी बात कर रहा था सैलरीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में इंग्लैंड के अंदर जो फार्मासिस्ट हैं वो कितना कमाते हैं और कितने पैसे अर्न करते हैं। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने कहा था उसके ऊपर एक सेशन होगा। अब जाहिर है एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी इस वक्त लाइव हूँ आप लोग के साथ और सेशन करना जो है मुनासिब भी है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है इसके ऊपर बात करते हैं। फार्मासिस्ट जब क्वालिफाई होते हैं तो ज़ाहिर है अब तो माशाल्लाह फार्मासिस्ट की काफ़ी स्कोप है इन अ वे कि आप जो है कम्युनिटी हॉस्पिटल के अलावा GP सर्जरीज में भी जा सकते हैं, केयर होम्स में भी जा सकते हैं, मतलब बहुत सी जगह आप काम कर सकते हैं, रिमोटली काम कर सकते हैं और बहुत सारी मतलब NHS डिजिटल में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, ज़ाहिर है NHS डिजिटल जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो है वो उनका काम पेशेंट फेसिंग नहीं, लेकिन ये कि वो फिर अपना हमारा जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं
और ये सारी की सारी जो चीज़ें NHS जो है नई एरा में की मूव हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर भी अगर देखें तो EPM में फार्मासिस्ट है, तो ये सारी जो है ना अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो होता है, तो ये सारी चीज़ें वो किस तरह से आपके ड्रग चार्ट जो है वो ऑनलाइन होते हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है। अब डिपेंड करता है कि फार्मासिस्ट किस कैपेसिटी में काम करें। तो थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर बात करें ब्रीफली, तो अगर एक फार्मासिस्ट यहाँ पर क्वालिफाइड होता है, जैसे रजिस्टर के ऊपर आता है, जिस दिन रजिस्टर के ऊपर आता है उसी दिन वो फार्मासिस्ट जॉब कर सकता है। रजिस्टर के ऊपर आने का मतलब है कि आज सुबह 9 बजे मेरा नाम आया तो मैं 9:05 के ऊपर जाके जॉब पे लग सकता था फार्मासिस्ट। जैसे आप मेरी एग्जांपल लें, आज मैं यहाँ पर एक सुपर स्टोर के अंदर एक कम्युनिटी फार्मेसी है जो स्टोर का ही हिस्सा है, तो उसमें आज एक शिफ्ट कर रहा हूँ। 10:30 to 4:30 6 आवर्स की शिफ्ट है। एंड इट्स एन इमरजेंसी, नॉट इमरजेंसी कवर, इट्स अ लोकम कवर। तो उसमें ये है कि जो रेगुलर बंदा है वो नहीं आ सका, तो फिर उन्होंने एडवर्टाइज़ की, तो मैंने कहा ठीक है आई एम अवेलेबल, आई कैन डू इट। नेशनल लॉकडाउन है, वैसे भी कहीं जा नहीं सकते, तो ठीक है शिफ्ट ही कर ले बंदा। तो अब इस शिफ्टों के अंदर कितने पैसे मिलते हैं? तो अब जो फार्मासिस्ट क्वालिफाई होते हैं, अगर उनके पास जॉब भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज दे कैन ड्राइव। इतनी शिफ्टें अवेलेबल होती हैं कि वो ड्राइव करके और जो है रोज़ाना की बेसिस के ऊपर शिफ्ट लेके काम करके सर्वाइव कर सकते हैं, और उनके पैसे उनसे ज़्यादा बनेंगे जिनके पास परमानेंट जॉब है। लोकम वर्क बहुत अवेलेबल है, क्योंकि आप इतनी सारी चेन है, यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट है कि फार्मेसी कैन नॉट बी ओपन एंड फार्मेसी इज नॉट प्रेजेंट। तो जब ओपन नहीं हो सकती तो ओवर द काउंटर सेल भी नहीं हो सकती। प्रिस्क्रिप्शन जो ऑलरेडी पैक्ड हैं, चेक्ड हैं, बैग्ड हुए हुए हैं, लेबल लगा हुआ है, सब कुछ, सिर्फ क्या करना है, पेशेंट को ऐसे देना है, वो भी नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट प्रेजेंस में नहीं है। अब यहाँ फार्मासिस्ट आए, दरवाज़ा ये है और दरवाजे में ऐसे एंटर हो गया, यूँ जैसे ही एंटर हुआ है यहाँ पर सारा काम नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपको सिर्फ ये बोलना है कि हम फार्मासिस्ट हम है, क्योंकि आप कहीं भी नई जगह पर जॉब पर जा रहे हैं तो वो तो आपको नहीं जानते, वो तो आपको समझे कोई, आप जाते नॉक करते, आई एम योर लोकम कवर फॉर टुडे, ठीक है भाई, जाते फिर मैंने आपको एक लोकम शिफ्ट के ऊपर लास्ट एक वीडियो में दिखाया था कि आप किस तरह से अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं, लॉगिन करते हैं और अपनी चीज़ें जो हैं वो टेक ओवर करते हैं, बताते हैं कि भाई ऑनलाइन बता दें कि मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हूँ, सर्टिफिकेट लगाते हैं, किसी को कोई इशू हो कि भाई आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल, ताकि वो सर्टिफिकेट देख के बोले कैन आई स्पीक टू मिस्टर अब्दुल प्लीज, आई एम अ फार्मासिस्ट, कैन आई स्पीक टू द फार्मासिस्ट प्लीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा भाई, तो अब आप आ गए, आप काम कर रहे हैं, कोई आपको यहाँ बताया, ठीक है। अब जैसे 6 घंटे की शिफ्ट है तो ये वेरी करता है। जैसे संडे की शिफ्ट है तो संडे के ज़्यादातर रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सोशल आपको कह लें कि वीक डेज नहीं है, तो सोशली कमिटेड टाइम है, लोग वीकेंड के ऊपर घर पे स्पेंड करते हैं, रिश्तेदारों के पास आना जाना, शॉपिंग वाला सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं संडे के। अच्छा, रेट वेरीज करता है कि आप किस चेन के लिए काम कर रहे हैं और आपको कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं उनका रजिस्टर्ड रिलीफ फार्मासिस्ट होता तो मेरे रेट कम होते। अच्छा, ये रिलीफ क्या होता है? नंबर एक चेन है जिनके 2500 स्टोर्स हैं, ठीक है, 2500। उन्होंने क्या किया कि सब जगह फार्मेसिस्ट रख लिए, एक या दो, अगर वो 18 घंटे या 20 घंटे खुली हुई है या जितने भी घंटे दिन खुली, तो दो उनके रेगुलर फार्मेसिस्ट होंगे, शिफ्ट पे चलेगी, कि अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आफ्टरनून शिफ्ट है। तो उसमें कैसे काम होगा? अब उसमें यह कि जो लोग परमानेंट है और तो वो लोग तो एम्प्लॉय हैं, ठीक, उसके बाद वो क्या करेंगे, एक और रिलीफ पे वो कर लेंगे, रख लेंगे सारा का सारा सेटअप के भाई ठीक है, ये लोग जो है ना रिलीफ में, तो जैसे ही कवर निकलेगा कहीं किसी ब्रांच के अंदर, तो इनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे और सबसे पहले इनको फिर हम जॉब पोस्ट करेंगे कि यार ये शिफ्ट है, तुम्हें जाना है, तुम कर सकते हो तो ये कर लो। अच्छा, उनका क्या है, उनका वर्क गारंटीड होता है। वो बाहर के बंदों को, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बाहर के बंदे हैं, तो उनको उनसे पहले वो उन लोगों को जॉब देंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल उन लोगों का रेट है, अगर रिलीफ का रेट है 17 पाउंड to 20 पाउंड एन आवर, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी के लिए काम करें। लोकम का रेट संडे के दिन 20 to 23 से स्टार्ट होगा और जाएगा 25, 30, 35। मतलब आजकल थोड़े रेट कम है क्योंकि आजकल फार्मेसिस्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ये डिमांड और सप्लाई का चक्कर है कि जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी फार्मेसिस्ट की, तो उतने जो है ना आपको कम रेट मिलेंगे, क्योंकि देयर आर मोर फार्मेसिस्ट अवेलेबल टू वर्क। और जब ज़्यादा सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो फार्मेसिस्ट छुट्टियों पे भी जाएंगे, फार्मेसिस्ट यहाँ वहाँ घूमेंगे भी, और मतलब हॉलीडेज़ प्लान है, कोई सिक है, 10 तरह की चीज़ें, तो उस पर ही फिर ये है कि ज़ाहिर है कम फार्मेसिस्ट अवेलेबल होंगे लोकम शिफ्ट के लिए, लोकम कवर के लिए, तो फिर ज़ाहिर है डिमांड सप्लाई का चक्कर है, डिमांड लेस होगी, सप्लाई लेस होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो रेट भी बढ़ेंगे। तो मैंने अपने मैक्सिमम जो है वो
मतलब इस तरह की छोटी शिफ्ट के लिए, मतलब ये कोई लंबी शिफ्ट नहीं है, 6 आवर्स का कवर है। 55 पाउंड एन आवर तक मैंने माशाल्लाह अर्न किए। तो ज़ाहिर है वेरी रेयर होता है इसमें, पर आपको कभी कभी ऐसी जगह पर भी जाना पड़ता है जो बहुत रिमोट हो। अब जैसे मैंने आपको बताया चेशायर ओक्स, ये मेरे घर से 40 मिनट्स की ड्राइव पर है, तो मतलब इतना करीब नहीं है, 30 और समथिंग माइल्स हैं। तो मैं माशाल्लाह ड्राइव करता हूँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और ये शहर के बीचों बीच नहीं है, ये थोड़ा सा हट के, इतना बड़ा यूके का सबसे लार्जेस्ट रिटेल पार्क है ये, रिटेल डिज़ाइनर आउटलेट है। तो अब उस ये कि ज़ाहिर बहुत बड़ी पार्किंग एरिया भी है, इसके साथ एक वो भी बना हुआ है अम्यूज़मेंट लेजर सेंटर बना हुआ है जहाँ पर सिनेमाज वगैरह हैं। तो अब लोग अपने बच्चों के साथ अगर आ रहे हैं शॉपिंग करने, उनको वहाँ पर छोड़ दें, वो मूवी शूवी देखनी है उनको, या फिर कोई बॉलिंग वगैरह खेलनी है, तो वहाँ पर वो इंजॉय कर सकते हैं। तो बहरहाल तो ये बात हो गई लोकम रेट्स के हवाले से जो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। अच्छा, और डिपेंड करता है कि अगर आपकी शिफ्ट लेट नाइट की है तो वो भी सोशल आवर्स में आते हैं, तो फिर उसमें भी ज़ाहिर है आपको बेटर रेट मिल सकते हैं। और अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर यूजुअली रेट जो है ना तकरीबन लोकम के 20 पाउंड से लेके 30 के दरमियान चलते हैं। तो एक्सट्रीम केसेस के अंदर 35-40 मतलब उस तरफ आप चले जाएँ ज़्यादा। और जब अगर आप रेगुलर रिलीफ की शिफ्ट लेना तो 19 पाउंड 18 पाउंड ये रेगुलर है, नॉर्मल है। अच्छा, अगर आप परमानेंट जॉब लेते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? अगर आप परमानेंट जॉब लेते हैं तकरीबन 37-38,000 जो है वो साल के आप कमाएंगे। उसमें आपको साल की छुट्टियां भी मिलेंगी और आप जो है ज़ाहिर फिर वो ये है। तो 37-38,000 पाउंड जो है साल की, यहाँ पर सालाना बात होती है सैलरीज़ के अंदर। तो ये स्टार्टिंग सैलरीज है फार्मेसिस्ट की कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। कोई भी चेन हो ऑन एंड ऑफ वही है। आपको इंडिपेंडेंट थोड़े से शायद ज़्यादा दे रहे हैं या थोड़े से कम दे रहे हैं, डिपेंड करता है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप फार्मेसी मैनेजर भी हैं और फार्मेसिस्ट भी हैं तो ये आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफ को मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा होता है कि फार्मेसिस्ट तो होता है वो ड्यूटी फार्मेसिस्ट, लेकिन वो मैनेजर नहीं होता। तो मैनेजर नॉन फार्मेसिस्ट भी हो सकती है। तो ये चक्कर है। तो इसमें जो है ना फिर उनको इतने पैसे नहीं मिलते। तो जो मैनेजर फार्मेसिस्ट होता है वो तकरीबन 40,000 या उससे देता है। तो ये कम्युनिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल के अंदर चूँकि हॉस्पिटल यहाँ गवर्नमेंट के हैं और NHS हॉस्पिटल हैं और NHS का सारा हिसाब किताब है। तो आपको इधर ले हैं, अच्छा यार पीछे देखिए कार पार्क की एंट्रेंस और एग्जिट है। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या हिसाब किताब होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बैंडिंग के ऊपर हिसाब किताब है कि बैंड 5 जो है वो होगा आपके प्री रजिस्ट्रेशन फार्मेसिस्ट का। तो जब आप ट्रेनिंग के ऊपर है बैंड 5 लेंगे तकरीबन 25-26,000, और जैसे आप क्वालिफाई होते हैं एज अ फार्मासिस्ट तो आप 30,000 के ऊपर आ जाते हैं। और फिर आपको थोड़ा क्लिनिकल डिप्लोमा करना पड़ता है प्रोग्रेशन के लिए बैंड 7, जिसको ये पता करना है कि बैंड 6 से बैंड 7 की प्रोग्रेशन कैसे होगी। तो वो फिर क्या कर सकते हैं कि RPS का जो है ना वो बैंडिंग का फ्रेमवर्क है फाउंडेशन फार्मासिस्ट का। तो कुछ लोगों को मैंने भेजा भी है मैसेज के ऊपर, तो वो उसको देख सकते हैं। तो वो बैंडिंग फिर जो है 30,000-31,000 के करीब जो बैंड 6 की सैलरी है। तो फिर वो अच्छा बैंड 6 की जो वो होती है टाइटल वो कहलाता है फार्मासिस्ट, रोटेशनल फार्मासिस्ट और रोटेशनल क्लिनिकल फार्मासिस्ट या ओनली क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये सारे टाइटल यूज़ होते हैं। या फिर जो है ना अपना क्या नाम है फाउंडेशन ईयर फार्मासिस्ट भी कहलाता है। तो बहुत सारे टाइटल हैं वो 6 के लिए यूज़ होते हैं। जब वो सीनियर हो जाते हैं तक कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर उनके पास एक क्लिनिकल डिप्लोमा हो या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। तो वो भी बैंड 7 के ऊपर चले जाते हैं जो कि कहलाता है सीनियर फार्मासिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो स्पेशलिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो ज़ाहिर है वो भी मोस्ट केसेस के अंदर मोस्ट हॉस्पिटल के अंदर रोटेशन अनलेस के स्पेशलिटी के अंदर बैंड 7 की जॉब निकली जैसे कीमो के अंदर निकली हुई है तो फिर वो स्पेशल क्लिनिकल फार्मासिस्ट कीमोथेरेपी होगा। अदरवाइज यूजुअली होता ये है कि जो बैंड 7 होते हैं वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो रोटेशनल होते हैं। तो वो डिफरेंट स्पेशलिटी के अंदर अपनी रोटेशन करते हैं। तो मतलब ये कि 3 to 6 मंथ की उनकी रोटेशन होती है। तो मतलब एक्यूट मेडिसिन में अगर 3 मंथ्स है 3 to 6 मंथ के बाद रोटेशन प्लान होता है पूरा। वो ऐसे कि जितने सारे बैंड 7 हैं वो ऐसे रोटेट करेंगे। मतलब अभी कोई बंदा जो है ना एक्यूट मेडिसिन में है तो बाद में जनाब वो सर्जरी में चला गया है और उसके बाद जनाब वो उधर चला गया है पीड्स में चला गया है या क्रिटिकल केयर में चला गया है या कीमोथेरेपी में चला गया है या मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में चला गया है। तो इस तरह से वो रोटेट करते रहेंगे। तो अब फिर वो रोटेट करके अपने आप को डेवलप करते हैं। तो वो उनकी रोटेशन के बाद फिर उनका डेवलपमेंट प्लान जो उनको दिया जाता है तो उनको वो चीज़ें अचीव करनी होती हैं। फिर उनका जो लीड फार्मासिस्ट है उस स्पेशलिटी का वो साइन करता है कि ही हैज़ डन ऑल दीज कॉम्पिटेंसी। तो इस तरह से वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। तो जब वो बैंड 7 की सैलरी होती है तकरीबन 38,000 से 30,000 तक।
अच्छा, अब वो उनके पास इनफ एक्सपीरियंस होगा, 3 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल फार्मेसी की क्वालिफिकेशन भी आ गई उनके पास, एक्सपीरियंस भी हो गया, रोटेशन भी कर ली। अब वो क्या होते हैं, बैंड 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बैंड 8 क्या होता है? बैंड 8 रोटेशनल नहीं होता। बैंड 8 एक स्पेशलिटी का हेड होता है, एक स्पेशलिटी का लीड होता है। इसको उनकी टाइटल इस तरह से होती है, एडवांस क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा। अच्छा, उनके स्पेशलिटी लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक्यूट मेडिसिन, लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट सर्जरी, लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेडिसिन फॉर्मेशन, लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट लीड रीनल क्लिनिकल फार्मासिस्ट या कार्डियोलॉजी फार्मासिस्ट। तो इस तरह की जो चीज़ें लगती हैं उनके साथ, तो वो बैंड 8 कहलाते हैं। उनको फिर एडवांस क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी कहते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और नाम वगैरह यूज़ करते हैं। तो अच्छा, उनकी जो है वो जो अरेंजमेंट है वो कैसे होती है कि, और सैलरी की क्या अरेंजमेंट है? तो उनकी सैलरी जो तकरीबन 45,000 से ऊपर स्टार्ट होती है। तो 45,000 पाउंड पर ईयर जो है वो। अब यहाँ पर होता क्या है कि हॉस्पिटल की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है और बड़ी सी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो उसके अंदर तकरीबन 10% जो है ना फार्मासिस्ट जो है ना वो 5 से 10%, यानी कि बिलो 10% वो हॉस्पिटल के अंदर रिक्रूटेड होते हैं। और बाकी सारे मेजॉरिटी जो है वो या तो कम्युनिटी के अंदर जाते हैं। अब तो जीपीज़ का ट्रेंड आ गया, तो जीपीज़ के अंदर रिक्रूटमेंट होती है बैंड 7 से स्टार्ट। तो वो बैंड 6 को फ्रेश फार्मासिस्ट को लेते हैं, वो लेते हैं किसी को जिनका पोस्ट क्वालिफिकेशन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो और आइडियली प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वहाँ पर वो रिपीट प्रिस्क्रिप्शन हो या अपने क्लिनिक्स वगैरह भी रन कर सकते हैं। तो जीपी के अंदर ये है रिपीट प्रिस्क्रिप्शन वगैरह इशू करने के लिए, या डायबिटीज़ के अंदर इंटरेस्टेड डायबिटीज़ के क्लिनिक्स कर रहे हैं या फिर हाइपरटेंशन के कर रहे हैं, एंटीकोगुलेशन के कर रहे हैं, वो जीपी के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अपने आपको वहाँ डेवलप कर सकते हैं ट्रेन के बाद। तो वो यूजुअली होती हैं वो पोजीशन बैंड 8 की, वरना बैंड 7 से उनकी स्टार्टिंग होती है। और अगेन मैं आपको बताया कि बैंड 6, बैंड 7 और बैंड 8 का सैलरी कैसे 30-31 बैंड 6 है, 38 से स्लाइटली ऊपर जो है वो बैंड 7 है, 45 से साढ़े ऊपर बैंड 8 चला जाता है। अच्छा, ये जो आ गई फार्मासिस्ट की जो है ना, ये आपको बताया कि प्रोग्रेशन आ गई कि बैंड 6, 7, 8 की किस तरह से प्रोग्रेशन है और उनकी जो है वो सैलरीज क्या है। इसके ऊपर जो आता है वो 8B, 8C और 8D, और 8D और 9 जो है वो सिमिलर हैं। डिपेंड करता है कि आप किस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी वगैरह वो फिक्स होती है। और 8B के ऊपर और 8B इंक्लूसिव और 8B के ऊपर जितने जो फार्मासिस्ट के रोल हैं वो सारे के सारे जो हैं वो थैंक यू, तो वो सारे के सारे जो है ना वो हैं मैनेजमेंट के रोल हैं। मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको पूरी, या तो आप टीम के हेड होंगे या आप किसी सेक्शन के हेड होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के हेड हो गए, या आप ऑपरेशंस के हेड हो गए, या आप जैसे फॉर एग्जांपल माशाल्लाह से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि मैं क्लिनिकल टीम्स की लुक आफ्टर करता हूँ साइड बेस। तो पूरी टीम्स जो है क्लिनिकल टीम्स जो है, जैसे मेडिसिन की हो गई, सर्जरी की हो गई, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये सारी की सारी चीज़ों को तो हमने इसको हेड करना होता है। तो मेरे ऊपर फिर वो लोग हैं जो डिप्टी चीफ हैं, जो पूरी साइट को हेड कर रहे हैं, मतलब 2-3 साइट। अब वो लोग जो डिप्टी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल सर्विसेज और गवर्नेंस वगैरह, तो उनके पास 3 से 4 हॉस्पिटल होंगे। तो वो फिर उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो अपना ज़ाहिर है उनके पास जो साइट्स हैं और क्लिनिकल टीम्स हैं उनको लाइन मैनेज करते हैं कि पता करने के लिए कि आपकी टीम्स वगैरह कैसी जा रही हैं और ये सारी चीज़ें किस तरह से ऑपरेट हो रही हैं, तो सुपरफिशियली देखते हैं। और फिर उन सारे डिप्टीज़ को, क्योंकि डिप्टीज़ भी होते हैं तो वो 8C के होते हैं, तो 8B की सैलरी तकरीबन 54,000 है उससे ऊपर, और 8C की सैलरी 63 है, और 8D जो चीफ फार्मासिस्ट होता है तो उसकी तकरीबन 75,000 से ऊपर होती है, और अगर वो 8-9 हो जाए तो फिर वो तकरीबन 90,000 पे चली जाती है। तो अच्छा, ये जो मैंने आपको सैलरीज बताई हैं, ये सैलरी जो है ना, ये सैलरीज हैं बेस लाइन के ऊपर। तो आप किसी एक बैंड के ऊपर जब होते हैं तो वो आप बेस लाइन के ऊपर आते हैं उस बैंड के, और बेस लाइन के ऊपर आने के बाद फिर आपका नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस उस पोस्ट के ऊपर जब होता है, फिर आप उससे हर साल फॉर एग्जाम्पल एक बैंड 8 है, वो 45,000 सैलरी के ऊपर है, और 1 साल का उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो उसकी ऑटोमेटिक जो है सैलरी वो 46,000 से ऊपर, तकरीबन 45 से ऊपर है तो 46 के करीब हो जाएगी वो तकरीबन। तो उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस 47। तो इस तरह हर साल जो है वो उसको प्रोग्रेशन मिलेगी, 800-900 पाउंड तकरीबन वो बढ़ती रहेगी। ये नहीं होगा कि 45 पर है तो बैंड 8 45 पर ही रहे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर एक बैंड 8 फार्मासिस्ट है और बैंड 8A है और तकरीबन 10 साल से है, तो उसकी 45 से होके हो गई 55, तो वो जो टॉप ऑफ द बैंड 8A है तो वो हो गई। लेकिन जो उसका बॉस है, चूंकि वो 8B की पोजीशन पर नया है, तो उसकी स्टार्टिंग है 54,000। तो कभी कभी ये भी होता है, क्योंकि ये थोड़े से बहुत कम चांसेस इसके अंदर कि वो प्रोग्रेशन ना हो या बंदे नहीं करें, आगे मूव नहीं हो अपनी पोस्ट के अंदर,
आगे जाने की विलिंगनेस नहीं होती कुछ लोगों के अंदर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो लोग नहीं लेना चाहते, तो उस सूरत हाल में ये होता है। तो उनके बॉस की सैलरी जो है उनकी सैलरी से ज़ाहिर है कम होती है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आज बात की हमने। तो रिकैप करते हैं। पहली बात की कि हम लोगों को जो है वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए और अपनी लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को करने की सलाहियत रखनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए अपनी लैंग्वेज को, ताकि चीज़ें जो हम लोगों के लिए आगे जाके फ्यूचर में आसान हो और मुश्किलात पैदा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक गैप आ गया है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए, और ट्रैक से हम लोग बहुत दूर चले गए, बहुत हट गए, ट्रैक पे आने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे। दूसरी बात की है डॉक्टर्स की, जो हमारी डॉक्टर लगाना डॉक्टर नहीं लगाना, ये भी जो डायलेमा है इसके ऊपर बात की हमने आज। और तीसरी बात की फार्मासिस्ट की सैलरीज के ऊपर। तो सैलरीज का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया। तो जो फ्रेशली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, तो अगर उनको हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलती तो वो मॉनिटरी हवाले से देखें तो वो बेटर ऑफ होते हैं कम्युनिटी में जाके, क्योंकि उनकी सैलरीज बेटर होती है। तकरीबन 8-9 हज़ार पाउंड का फ़र्क होता है पर ईयर अगर वो कम्युनिटी में जाते हैं तो इस वजह से भी जो है वो अट्रैक्टिव है उन लोगों के लिए जो कम्युनिटी में काम करते हैं। लेकिन फिर ये है कि ओवर द ईयर्स वो इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें इंशाल्लाह। फिर इससे पहले कि हम ख़त्म करें सेशन, क्योंकि इन 5 मिनट्स टाइम मेरी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया हमारी स्पेशल एपिसोड। फैमिली की फ़र्स्ट एनिवर्सरी है माशाल्लाह। 1 साल हो गया जब मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी, और आप लोगों ने जो है उसको लाइक किया और माशाल्लाह उसके बाद अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया मुझे और हम लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और जो अभी तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे साथ। और क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन ही तो है, और क्या है कि आप संडे के दिन टाइम एक्स्ट्रा निकालें फैमिली से, सब चीज़ों से हट के, और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि किसी का किसी चीज़ के हिसाब से कुछ अच्छा हो जाए और कोई किसी तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट करें आप किसी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन है तो मैं आंसर करता हूँ इंशाल्लाह। तो अदरवाइज़ जो है इंशाल्लाह इन 4 मिनट्स टाइम बी फिनिशिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो लेट्स सी, आप लोगों को घुमाया भी है मैंने आज चशार रॉक्स में। तो वैसे तो ये घोस्ट टाउन है इस वक्त, लेकिन जाहिर है ये यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती आपको, और यूके का सबसे लार्जेस्ट जो है वो डिज़ाइनर आउटलेट है। ये देखिए चशार रॉक्स, पता नहीं मुझे आप लोगों को नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखिए, ये दिस इज़ वन ऑफ द एंट्रेंसेस। ये देखिए, तो ये है। अभी लेकिन दरवाजे वगैरह बंद है, मैं तो खैर पीछे से चला गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। चलें फिर, मुझे लगता है कि नो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, बहुत शुक्रिया लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया और हमारा सेशन सुना आज का। तो मैं भी प्रिपेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन कंट्रीब्यूटिंग, और हमारे साथ देने का, हमारे साथ कंट्रीब्यूट करने का, हमें मोटिवेट करने का, हमें अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक्स देते हैं और शेयर करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप अपना काम जो है वो कैरी ऑन रखेंगे, और आप लोगों से इंशाल्लाह ताला वीडियो में या नेक्स्ट लाइव सेशन में मुलाकात होगी। तो बहुत शुक्रिया वॉच करने का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।